नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है पुनर्विवाह और इस कहानी के 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये छठा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, छठे पार्ट को शुरू करते हैं। क्या आप चाय पियेंगे? हाँ, लेकिन अकेली चाय नहीं, उसके साथ 2 प्लेट पकोड़े भी। 1 प्लेट आपके लिए और 1 मेरे लिए, वह भी विनय स्पेशल। ओके, आप चाय बनाओ, मैं पकोड़े बनाता हूँ। इतना कहकर विनय कंचन रसोई में अपना अपना काम पहले करने की होड़ में जुट गए। थोड़ी ही देर में चाय के साथ आलू और प्याज के गर्मा गर्म पकोड़े तैयार थे। कंचन ने सुधा को भी जगा दिया था। अब तीनों हल्की बारिश का मजा लेते हुए चाय पकोड़े का मजा भी ले रहे थे। सामने चंपालाल स्पीकर पर तेज आवाज में पंकज उदास का गाना बजा रहा था। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुमसे दूर कैसा हूँ, तुम मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना है, कभी मीरा दीवानी है। जहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। गाने के बोल विनय कंचन की आज की स्थिति को बयां कर रहे थे। गाने को सुनने के साथ ही जहां विनय के होठों पर गहरी मुस्कुराहट बिखर रही थी, वहीं कंचन शर्म से इधर उधर आंखें चुराने लगी। शाम की जोरदार बारिश के बाद सारा वातावरण एक नए रूप में दिखाई दे रहा था। हरियाली से लहलाते खेत, छतों के मुंडोरों पर पंख फैलाकर नाचते मोर जैसे बादलों को धन्यवाद कर रहे हैं। पेड़ और पौधे अपनी माता द्वारा नहलाए गए नवजात शिशु की भांति उजले उजले लग रहे थे। बारिश के पानी से धुली हुई उनकी पत्तियां नया ही रंग बिखेर रही हैं। ऐसे ही मनोरम दृश्यों का कवियों ने अपनी कविताओं में वर्णन किया है। विनय भी सुबह सुबह छत पर आ कुछ पल के लिए इसमें खो गया। कुछ समय तक इस मनोरम दृश्य को अपलक निहारने के बाद वह अपने नियमित व्यायाम में व्यस्त हो गया। सुबह ठंडी हवा और राहत देने वाला था, परंतु सूरज जैसे जैसे आसमान पर चढ़ने लगा, मौसम में भी उमस बढ़ने लगी। 1 घंटे की जीतोड़ मेहनत से विनय का शरीर पसीने से तरबतर हो गया। अपनी सैंडो को उतार वह फिर से पुशअप करने लगा। उसी समय कंचन सामने की छत पर कपड़े सुखाने के लिए आई। आते वक्त जमीन पर पुशअप करते विनय पर कंचन का ध्यान नहीं गया, परंतु कपड़े फैलाकर जब जैसे ही वह वापस मुड़ी, उसकी नज़र सामने की छत पर तौलिए से अपना चेहरा पोंछते विनय पर पड़ी। हल्का गेहुआ रंग, सुडौल शरीर, उच्च कंधे, चौड़ी छाती और शरीर के अनुपात में थोड़ी सी पतली कमर। पेड़ों से छनकर आती सूरज की किरणें जब पसीने से भीगे उसके शरीर पर पड़ती, तो उसके शरीर से सुनहरी आभा निकलने लगती। कुल मिलाकर विनय उस समय कामदेव का अवतार प्रतीत हो रहा था। कोई भी लड़की उसे यदि एक नज़र देख लेती तो उम्र भर के लिए उसकी होकर रह जाती, पर यह तो कंचन थी। उसको इस सब से कोई सरोकार नहीं था। उसके लिए तन की सुंदरता से मन की सुंदरता ज़्यादा महत्व रखती थी। परंतु फिर भी विनय के आधे अधूरे कपड़ों में देख उसे अपने शरीर का ताप बढ़ता सा महसूस हुआ। उसी वक्त पानी की बोतल उठाकर विनय पीछे की तरफ पलटा। इससे पहले कि विनय की नज़र कंचन पर पड़ती, कंचन भागकर अपनी ही फैलाई हुई साड़ी के पीछे छुप गई। कंचन को आभास हुआ किसी के भागने का, परंतु वह कंचन को नहीं देख पाया। वह सामने की बाउंड्री वॉल पर एक हाथ टिकाकर बोतल से पानी पीने लगा। तभी उसकी नज़र सामने तार पर लटकती साड़ी के पीछे उभरती मानव आकृति पर गई। उसकी दोनों भौहें पहले सोचने की मुद्रा में जुड़ती चली गई। अगले ही पल उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान खेलने लगी। वह अपनी दोनों कोहनी बाउंड्री वॉल पर टिकाकर खड़ा हो गया। जब कुछ देर तक सामने कुछ हलचल नहीं हुई, तो कंचन ने झांक कर देखा। विनय तो इसी का इंतजार में खड़ा था।
कंचन को इस तरीके से झांकते देख वह हंसते हुए बोला, देवी जी, छुप छुप कर क्यों देख रही हो? सामने आकर देख लो, देखने के पैसे नहीं लूंगा। शर्म से लाल होती कंचन ने आंखें बंद कर साड़ी को कस के मुट्ठियों में भींच लिया। आप जाइए यहाँ से, वह साड़ी के पीछे से ही बोली। मैं क्यों जाऊं? शर्म तो आपको आ रही है। जब 5 मिनट तक विनय अपनी जगह से नहीं हिला तो कंचन ने लंबा सा घूंघट निकालकर साड़ी को दोनों हाथों से पकड़ा और सीढ़ियों की तरफ भागी। उसे इस तरह से भागते देख विनय ठठाकर हंस पड़ा। देवी जी, आराम से, गिर पड़ी तो मुझे ही उठाकर ले जाना पड़ेगा। नीचे आकर कंचन ने सुकून से लंबी सांस खींची और खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। शाम के समय विनय घर आया तो बरामदे में कैरी का अचार बना रही सुधा के पास ही खड़ा बैठ गया। नजरों से कंचन को तलाशते हुए उसने चुटकी ली। कैसे हो सरकार? अब तो मजे ही मजे हैं। क्यों? सास ससुर तो है नहीं, तो मजे ही हुए ना। अच्छा, तुझे बड़ा पता है, सुधा ने हंसकर कहा। अच्छा बता, चाय पिएगा? नहीं यार, पानी ही पिला दो, बड़ी गर्मी है। लगता है आज फिर बारिश होगी, गर्मी से बेहाल विनय ने कहा। कैरी में मसाला मिलाते हुए सुधा ने कंचन को आवाज दी, छोटी, जरा विनय के लिए पानी लाना। साहब, ठंडा पानी लाऊं या सादा? रसोई में जाते हुए कंचन ने पूछा। ठंडा ही दे दो, कंचन की तरफ देखते हुए विनय ने कहा। पानी का गिलास विनय को पकड़ाते हुए कंचन शिकायत और नाराजगी के मिले जुले स्वर में बोली, साहब, आप छत पर जो भी करते हो कपड़े पहन कर किया करो। कंचन के शब्द वाणों ने तुरंत अपना प्रभाव दिखाया। विनय के गले से नीचे उतरता पानी एक ही झटके से बाहर आ गया। विनय को लगातार खांसते देख कंचन ने जब अपनी बात पर गौर किया तो वह शर्म से पानी पानी होने लगी। पर अब तो क्या हो सकता था? तीर कमान से और बात जुबान से निकलकर वापस नहीं आती। ऐसे में उसने वही किया जो वह हमेशा करती थी, अपनी कोठरी की तरफ भाग गई। विनय को इस तरह खांसते देख सुधा ने जल्दी से हाथ साफ किए और विनय को पानी दे वह उसकी पीठ को सहलाने लगी। खांसी थमने पर उसने सुधा की तरफ देखा। सुधा को अपनी तरफ घूरते देखकर विनय ने उंगलियों को घुमाकर पूछा, छोटी क्या बोलकर गई है अभी? ये लड़की भी ना एकदम टोपा शंकर है, सच में, विनय ने खिंचते हुए कहा। सुधा को उसकी बात समझ में नहीं आई और पूछा, क्या मतलब? मेरा मतलब पागल है। कपड़ों के बारे में क्या बात कर रही थी वो? सच सच बताओ विनय, तुमने कुछ किया है क्या? सुधा ने गुस्से से भौहें सिकोड़ते हुए कहा। नहीं नहीं सरकार, माँ कसम, मैंने कुछ नहीं किया। विनय मासूमियत से गले को चुटकी में पकड़कर दबाते हुए बोला। कुछ भी नहीं यार, सुबह मैं छत पर वर्कआउट कर रहा था, अकेला लोअर पहनकर, और उसने देख लिया, बस इतनी सी बात है। इसके बाद विनय एक एक कर सुधा को सारी बातें बताता चला गया। उसे अभी दुनियादारी की समझ नहीं है, बेचारी जब दुनिया देखती तब तो समझ होती। सुधा ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। सुधा को सहज होते देख विनय ने भी चैन की सांस ली। अच्छा दीदी, अभी चलता हूँ, शाम को आऊँगा, कहता हुआ विनय उठ खड़ा हुआ। सामने वाले की निगाहों को देखकर उसके मन के भावों को जानने का गुण भगवान ने औरतों को दिया है। अपने इसी गुण के कारण सुधा को विनय पर कुछ कुछ संदेह होने लगा। विनय का कंचन को ऐसे देखना, उसकी देखभाल करना, विनय को देखते ही कंचन का शर्मा कर भाग जाना सुधा को कुछ कुछ संदेहास्पद लग रहा था। ऐसा नहीं था कि सुधा कंचन का बुरा चाहती हो, वह भी चाहती थी कंचन भी हंसे खेले, औरों की तरह जिए। परंतु जिस समाज ने कंचन को अपंग कर दिया था, उसी ने सुधा के पैरों में भी लाचारी की बेड़ियां डाल रखी थी। वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी, परंतु अभी वह सही गलत का निष्कर्ष नहीं निकाल पा रही थी। सही समय आने पर विनय से इस विषय पर बात करने का फैसला लेकर
वह अचार को तेल में डुबाकर रखने लगी। इधर अपनी कही बात के कारण कंचन सुधा का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। शाम तक वह सुधा से नजरें चुराती इधर से उधर घूमती रही। उसको इस तरह देख सुधा ने भी पूछ लिया, क्या हुआ छोटी? कुछ नहीं दीदी। फिर क्यों पास नहीं आ रही? सुधा ने पीछे से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। दीदी, मैंने कुछ नहीं किया। वह गर्दन झुकाए हुए ही बोली। इसमें क्या हो गया? विनय ने मुझे सब कुछ बता दिया है। बिल्कुल सही बोलता है विनय, टोपा शंकर ही है तू, हंसते हुए सुधा ने कहा और वहां से चली गई। टोपा शंकर, यह क्या होता है? आंगन में खड़ी कंचन अपने सिर पर हाथ रखकर सोचने लगी। दीदी चलो थोड़ी देर छत पर चलते हैं, कुछ बात करनी है। रात का खाना खाकर खड़े होते हुए विनय ने कहा, तू चल, मैं अभी आती हूँ। रसोई में जाती हुई सुधा बोली। छोटी, तू खाना खा लेना और बच्चों को भी खिला देना। मैं विनय के साथ जरा छत पर जा रही हूँ। जी दीदी, कंचन ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। आज फिर शाम से ही बादलों ने आसमान में डेरा डाल लिया था। पूर्णिमा की उजली रात भी अमावस्या जैसी अंधेरी प्रतीत हो रही थी। सुधा छत पर चटाई बिछाकर एक कोने में आकर बैठ गई। उसने छत के कोने में खड़े विनय को आवाज दी। छत की बाउंड्री से सटकर चारों तरफ फैले अंधकार को देखते विनय ने पलटकर सुधा की तरफ देखा और उसके पास आकर चटाई पर बैठ गया। क्या बात करनी थी विनय तुझे? मैं कंचन का अतीत जानना चाहता हूँ दीदी। सुधा की गोद में सिर रखकर विनय ने लेटते हुए कहा। क्या जानना चाहते हो, पूछो। विनय के बालों में हाथ फिराते हुए सुधा बोली। सब कुछ, शुरू से अंत तक। सुधा ने बताना शुरू किया। कंचन हमारे छोटे देवर की विधवा है। 4 साल पहले उसकी शादी हमारे देवर ललित के साथ हुई थी। जब उसकी शादी हुई तब ये महज 14 बरस की थी। शादी के 5वें दिन ही ललित जी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उस दिन से आज तक कंचन वैधव्य झेल रही है। सुधा ने शुरू से अंत तक सारी बात विनय को सुधा बताती चली गई। कंचन के साथ क्या सुलूक हुआ, कैसे कैसे दिन देखे उसने, ये सब कुछ। आज तक कोई उसका चेहरा सुबह उठकर देखना पसंद नहीं करता। यह है एक 14 साल की बच्ची की सुहागन से विधवा होने तक की कहानी, एक मोम की गुड़िया की पत्थर की मूरत बनने तक की कहानी। सुधा ने विनय को सिलसिलेवार सब कहानी कह सुनाई। विनय जैसे जैसे कंचन के अतीत को जानता गया, उसकी आंखों से आंसू निकलकर गालों को भिगोते हुए नीचे गिरते गए। अपनी जांघ पर गर्म और गीला सा एहसास होने पर सुधा ने विनय के चेहरे को छूकर देखा। बाहों का सहारा देकर उठाते हुए सुधा ने आंसुओं से भरे विनय के चेहरे को अपनी दोनों हथेलियों में भर लिया। विनय, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो मेरे भाई? विनय कुछ नहीं बोल पाया। बोलो विनय। विनय आवेश में उठकर सुधा के गले से लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। मुझे आज तक यही लगता रहा दीदी कि मैं सबसे ज़्यादा बदकिस्मत हूँ। मुझसे ज़्यादा बदकिस्मत तो कंचन है। मेरे साथ जो भी हुआ वो पराए लोगों ने किया, पर कंचन को तो उसके अपनों ने ही इस नर्क में मरने के लिए छोड़ दिया। अरे मेरे तो माँ बाप नहीं थे, उसके तो माँ बाप ही दुश्मन बन गए। एक बार भी नहीं सोचा क्या होगा कंचन का। कुछ नहीं बदला है दीदी, कुछ भी नहीं। पहले लड़कियों को चिता के साथ जलाकर मार देते थे और अब सारी उम्र तिल तिल कर मरने को मजबूर कर देते हैं। अरे जब विदुर होना श्राप नहीं है तो विधवा होना कैसे अभिशाप हो गया? कैसा दोगला समाज है हमारा दीदी। ग्रंथों में भी लिखा है, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। विनय भावावेश में बोलता ही जा रहा था। सुधा उसकी पीठ थपथपाकर चुप करवाने की कोशिश भी कर रही थी, साथ ही खुद भी रोए जा रही थी। जी भर कर रो लेने के बाद विनय का मन कुछ हल्का हुआ, तब जाकर वह सुधा के कंधे से अलग हुआ।
उसको कुछ शांत देख सुधा ने कहा, विनय, मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। जी दीदी। अपने आंसुओं को आस्तीन से साफ करते हुए विनय ने बोला, क्या तुम कंचन को पसंद करते हो? ऐसे किसी प्रश्न की उम्मीद विनय को नहीं थी, इसलिए वह पहले तो कुछ देर मूक बना बैठा रहा। फिर उसने सोचा, सच से पर्दा उठाने का इससे ज़्यादा उचित समय और नहीं हो सकता। यह सोचकर विनय ने सब कुछ सच सच बताने में ही अपनी भलाई समझी। पसंद नहीं, प्यार करता हूँ दीदी, बहुत ज़्यादा प्यार, विनय ने उठते हुए कहा। अब ठंडी हवा धीरे धीरे बहने लगी थी। हवा के बहाव के साथ ही बादल भी धीरे धीरे छटने लगे थे। जिस दिन मैंने उसे पहली बार देखा, एक अजीब से आकर्षण में बंध गया, विनय ने कहना जारी रखा। पहले दिन से ही एक अनजाना सा एहसास दिल को होने लगा। आकर्षण कब प्यार में बदल गया, मुझको खुद नहीं पता। अब तो उसकी हर बात अच्छी लगती है। उसकी सादगी, उसका भोलापन, उसकी मासूमियत से सिर हिलाना, शर्मा कर भाग जाना, सब अच्छा लगने लगा है। उसे देखे बिना एक मिनट भी चैन नहीं मिलता। बताओ दीदी, यह प्यार नहीं तो क्या है? और कंचन? सुधा भी आकर विनय के बराबर में खड़ी हो गई। कुछ तो है उसके दिल में, वरना अजनबियों के लिए कोई रोता नहीं, लेकिन अभी पक्का नहीं कह सकता। एक बात और पूछूं विनय? सुधा ने चांद की तरफ खाली आंखों से देखते हुए पूछा। हाँ दीदी। कहीं मुझसे रिश्ता तुमने इसीलिए तो नहीं बनाया ताकि समय आने पर मेरी मदद ले सको? अपनी गीली आंखों को छुपाते हुए सुधा ने भी सीधा ही पूछ लिया। अरे नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं। विनय एक झटके में सुधा की तरफ मुड़ा। मैंने आपसे रिश्ता बिना किसी लोभ लालच के बनाया। बदलियों से झांकते इस चांद की कसम, पेड़ी से बहती इस हवा की कसम, दीदी, जो मेरे मन में कभी भी कोई लोभ लालच आया हो। विनय सुधा के हाथ पकड़कर घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। आपका रिश्ता मेरे लिए, मेरी जिंदगी में भगवान का दिया हुआ सबसे खूबसूरत और सबसे अनमोल उपहार है दीदी। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है तो आज के बाद मैं कंचन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। मेरी बहन पर सारे जमाने की खुशियां कुर्बान कर दूं। कंचन तो मेरा प्यार है, पर आप तो मेरी जिंदगी हो। विनय की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सुधा ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, कोई ऐसे भी रोता है? पागल। दोनों भाई बहन एक दूसरे को बाहों में भींचे रो रहे थे। आंसुओं के साथ शक, संदेह, सब कुछ बहकर उनका रिश्ता मजबूत और मजबूत होता जा रहा था। बादलों से झांकता चांद उनके अमिट और पवित्र प्रेम का साक्षी था। अचानक विनय को अपने से अलग कर सुधा ने उसके चेहरे को हथेलियों में भर लिया। तू अपनी बहन को बहुत प्यार करता है ना? हाँ दीदी। तो मुझे वचन दे विनय, तू कंचन की बेरंग जिंदगी को रंगों से भर देगा। उसके सिर से वह सफ़ेद साड़ी उतार कर शादी का जोड़ा पहनाएगा। उसके सिर से विधवा होने का कलंक मिटाकर उसे अपनी दुल्हन बनाएगा। बोल विनय, भरेगा ना उसकी मांग में सिंदूर? हाँ दीदी, हाँ। मेरे सिर पर भी पापों का बहुत बड़ा बोझ है मेरे भाई। दूसरों के कहने पर मैंने भी उस मासूम को बहुत दुख दिए। मेरे सिर से यह पाप की गठरी उतार दे विनय। सुधा लगातार रोए जा रही थी। उसने अपने आंसू पोंछकर खुद को मजबूत करते हुए उसने घूमकर विनय की तरफ पीठ कर ली। जिस राह तुझे जाना है वह बहुत मुश्किल है विनय, परंतु तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगी। कम से कम मेरे पापों का प्रायश्चित तो हो ही जाएगा। अपनी मंजिल पाने के लिए सबसे पहले तुझे कंचन को दिल में जगह बनानी होगी। उसके सोए हुए अरमानों को फिर से जगाना होगा। उसने दोबारा विनय की तरफ घूमते हुए कहा, उसकी शुरुआत हो चुकी है दीदी। अगर आप साथ हो तो कंचन को
कंचन विनय सिंह बनाने का मेरा सपना जरूर पूरा होगा। विनय ने विश्वास के साथ कहा और एक बार फिर विनय सुधा के गले लग गया। अब की बार वह अपनी खुशी न संभाल पाने की वजह से सुधा के गले लगा था। शायद नियति भी तुम्हें मिलाना चाहती है। माँ बाबूजी के वापस आने से पहले तुझे यह काम करना होगा। उनकी पीठ सहलाते हुए सुधा ने कहा, उस चांद को देख रही हो आप? सुधा से अलग हो उसने चांद की तरफ इशारा किया। उसकी बात का पर्याय न समझने की वजह से सुधा ने पहले चांद को, उसके बाद विनय के चेहरे पर नजरें जमा दी। विनय की नजरें अभी भी चांद पर टिकी थी। कुछ समय पहले इन काले बादलों का आधिपत्य था, मगर हवा के इन झोंके ने चांद को बादलों से जिस तरीके से मुक्त कर दिया, उसी तरह कंचन के जीवन पर छाए समाज के काले बादलों को मैं हवा का झोंका बनकर हटा दूंगा। चांद पर नजरें टिकाए हुए विनय ने कहा। सुधा ने भी उसके कंधे पर हाथ रखकर हमेशा उसका साथ देने का मूक समर्थन दिया। उधर चांद बादलों को परे धकेल मंद मंद मुस्कुरा रहा था। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को अभी यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में। तब तक के लिए कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।